हाँ भाई, लास्ट क्लास में जो भी जहाँ तक भी पढ़ा दिया गया था उसके आगे का सीन देख लो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे अपने बात करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था आप लोगों को कि हम लोग जो है एक टेम्परेरी या एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक इसका तरीका होता है जब एलिमेंट्स का नंबर जो एटॉमिक नंबर है वो 100 से ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो 100 से ऊपर जब एटॉमिक नंबर चला जाता है तो उस केस में हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं। उसका सबसे पहला तो पॉइंट ये है, सबको समझ में सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस ठीक है। यस सर। तो इसमें क्या रहता है आपको कि इसमें जो इनके स्टार्टिंग जो भी नंबर आ रहे हैं उन नंबर के लिए पहले तो आपको कुछ एब्रीविएशन फॉर्म यूज की जाती है और उसी के करस्पॉन्डिंग उसका नाम बनाया जाता है। ठीक है, जैसे 0 के लिए आप NIL यूज करते हो, नील। ठीक है, 1 के लिए UN यूज करोगे, N। ठीक है, और 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वेड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, ठीक है, 8 के लिए ओक, 9 के लिए इन। ठीक है, तो पहले तो आपको ये जो नंबर आपको यहाँ बताया जा रहा है इस नंबर को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी एक नंबर ले रहा हूँ। मान लो मैंने 109 ले लिया, इसका मुझे IUPAC नेमिंग वगैरह करनी है मान लो। ठीक है, तो 109 लूंगा तो इसमें सबसे पहले तो 1 के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? एन होगा 1 के लिए। ठीक है, 0 के लिए कौन सा होगा? नील ठीक है, तो N नील। और इसके लिए 9 के लिए क्या होगा? एन EN होगा। ये आपको याद रखना होगा। और इसके लास्ट में आप क्या करोगे, ये पहले के लिए हो गया, ये 1 के लिए हो गया। ठीक है, ये 0 के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया? 9 के लिए हो गया। और लास्ट में आप लोग IUM ऐड कर दोगे। ठीक है, लास्ट में आप उसके IUM ऐड कर दोगे और इसका जो सिंबल है वो ऐसा हो जाएगा। इसका जो पहला लेटर है उसको कैपिटल में रख दिया जाता है, बाद में स्मॉल, ये जो 0 के करस्पॉन्डिंग N था तो N रख दो, और 9 के करस्पॉन्डिंग E था तो E रख दो, UNE। ये इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा? आपका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंबल वगैरह बनाना हो, उसका IUPAC नेमिंग करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप इस तरीके का सीन यूज करते हो, युन नील इन यंग। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको ये 0 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या यूज करना है उसको ध्यान में रखना होगा। 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वेड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक, 9 के लिए इन। तो ये सब आपको याद रखना होगा इसके करस्पॉन्डिंग हम। और लास्ट में आपको क्या करना होता है, लास्ट के अंदर आपको उसके EM जोड़ देना होता है। ठीक है, हाँ उसके बाद सुनो, इन सर्टेन केसेस नेम्स आर शॉर्टेंड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो लास्ट में बाई था, ठीक है, यहाँ 9 की बजाय मान लो 2 होता तो वहां बाई लगाते और लास्ट में EM लगाते, तो 2 बार डबल आई आ रहा होता। और 2 बार डबल आई आ रहा होता, उस डबल आई को हटा के आप सीधा सीधा क्या कर देते वहां पर सिंगल आई कर देते। जैसे देखो बाई एम हो गया। ठीक है, तो एक इस आई का और एक इसका आई जो है वो हटा के एक सिंगल आई कर दिया जाएगा। मतलब आप नाम को थोड़ा छोटा कर देते हो। यही सीन यहाँ पे ट्राई में आई आ रहा है, EM में आई आ रहा है। यहाँ 2 की बजाय 3 होता तो उन दोनों का आई आई एक सिंगल आई रख लेते। ठीक है, या फिर जैसे ENN में इन आ रहा है, जैसे इसमें भी हो सकता था वो चीज। और NIL में, तो इसमें नहीं होगा, सॉरी, इसमें डबल N है और इसमें नील आ गया। ठीक है, मान लो कल को आपके पास 190 चले गए। ठीक है, तो 9 के लिए आप, हालांकि ये बहुत ज्यादा नंबर में चले गए, ENN आएगा, 0 के लिए क्या आएगा? नील आएगा। तो एक तरीके से अगर मैं इन दोनों नाम को कंबाइन करूंगा तो ट्रिपल N हो जाएगा। और ट्रिपल N हो जाएगा तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करो, 2 ही N यूज करो। ठीक है, 3 N मत यूज करो, एक N को यहाँ पे शॉर्ट कर दो। ठीक है, हालांकि इतने हाई नंबर में अपने से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता तो इसकी कोई खास जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपने आप से इन सब तरीकों के नेमिंग कर लोगे। कुछ सिंपल ही तो काम करना है, लास्ट में बस आपको जो है EM जोड़ना है और ये नंबर याद रखना है आपको। ठीक है, एंडिंग विथ EM। ठीक है, लास्ट में आपको EM लगाना है उसमें। ठीक, तो चलो आप लोग एक बात बताओ, the symbol for these elements make from the first letter from the root which makes the name। मैंने बताया ना सिंबल कैसे बनाना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन का जवाब दो। पहले क्वेश्चन का क्या जवाब होगा बोलो? सर सी आप लोग लाइन
लाइव में आज कम जुड़े हो बच्चे, पिछली क्लास में कितने बच्चे थे? ये लास्ट क्लास तक आते आते आप लोगों का नंबर कम हो जाता है, और ये आप बड़ी दिक्कत वाली चीज है। तो ऐसे कैसे पढ़ाई होगी यार। चलो, इसमें पहले की बात कर रहे थे, पहले के अकॉर्डिंग इसका क्या नाम बनेगा बोलो? सर यूबीओ। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप बात करोगे आईयूपीएससी नेम लिखने की, ठीक है, तो आईयूपीएससी नेम है 121। कौन सा आंसर बोल रहे हो आप लोग? सर सी। ठीक है, तो आप सीधा सा देख लो ना, 1 हो गया, 1 के लिए आप क्या यूज करोगे? एन। ठीक है, 2 के लिए आप, अच्छा आईयूपीएससी नेम लिखना होता तो क्या होता है इसका? एन। 2 के लिए क्या यूज करते? सर बाई। अन बाई अनियम। और फिर आप एन यूज करते, ठीक है, और लास्ट में क्या कर देते? ईएम ऐड कर देते, तो एन बी बाई ईएम, एन बाई एन ईएम। ठीक है, और इसका सिंबल क्या रहेगा? यू बी और यू, यू बी यू इसका सिंबल रहेगा। मतलब ये वाला जो है सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख भी लो, ठीक है, इसका जो सी आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद आप लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। अरे यार 109 ही मैंने एग्जाम्पल ले लिया था क्या? चलो ले लिया तो ले लिया। इसका बताओ आप लोग, इसका सिंबल क्या होगा? सर डी। सर डी। हालांकि इसमें गैप नजर आ रहा है, वो गैप नहीं होगा, पहले और आगे वाले नंबर में गैप नहीं आएगा। ठीक है, तो वो तो आप साफ साफ दिख ही रहा है। 1 के लिए आप यू यूज करोगे, 0 के लिए आप क्या ये एन यूज करोगे, 9 के लिए आप ई यूज करोगे, तो यू एन ई। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपके पास? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी आंसर बन जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आईयूपीएससी नेमिंग कर सकते हो अलग अलग एलिमेंट्स की। ठीक है, हालांकि फिर इनके करस्पॉन्डिंग आईयूपीएससी जो है वो कुछ पर्टिकुलर साइंटिस्ट लोगों के नाम के अकॉर्डिंग इनका नाम भी देती है, जिससे रिलेटेड इस बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया था। ठीक है, वो बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन था, उसको लेके मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इतना हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो, उन्होंने मतलब बहुत ही रैंडमली एक अजीब से एटॉमिक नंबर के करस्पॉन्डिंग उसका नाम पूछ लिया था। ये कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद अपने नेक्स्ट बात पे आते हैं। ठीक है, वो है आपके पास पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी क्या चीज होती है? पीरियोडिसिटी क्या होता है? द रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर वेरिएशन देखने को मिलता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये जो एक रेगुलर वेरिएशन देखने को मिलता है, इस रेगुलर वेरिएशन को हम लोग पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम आगे चल के अलग अलग प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड कैसे वेरी करती है, डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करती है, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है, एटॉमिक रेडियाई कैसे वेरी करती है अलोंग द पीरियड में, डाउन द ग्रुप में। ठीक है, तो ये जो एक रेगुलर ग्रेडेशन या वेरिएशन होता है प्रॉपर्टीज का टॉप टू बॉटम, यानी एक ग्रुप के अलोंग या एक पीरियड के अलोंग। ठीक है, तो इस पीरियोडिक या सॉरी इस रेगुलर ग्रेडेशन को हम लोग पीरियोडिसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, या इस टाइप की जो प्रॉपर्टी जो एक पीरियोडिक नेचर शो करती है अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप, तो उसको आप लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हो। ठीक है, इन ए पीरियड और इन ए पीरियड द अल्टीमेट ऑर्बिट रिमेन्स सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीज। एक पीरियड के अलोंग क्या चीज आप ऑब्जर्व करते हो भाई? ऑब्वियसली बात है, एक पीरियड के अलोंग जो आउटर मोस्ट सेल रहती है वो सेम रहती है नंबर, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते चले जाते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। डाउन द ग्रुप में क्या होता है? इन ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट ऑर्बिट का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट से है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसका जो एक टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो सेम रहता है, बट जो एन होता है वो ऑब्वियसली बात है डाउन द ग्रुप में क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो एक जगह इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और सेल नंबर सेम रहता है। ठीक है, और एक जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और एन यानी सेल का नंबर जो है वो बढ़ता जाता है। अच्छा, इस पीरियोडिसिटी का कारण क्या है? पीरियोडिसिटी हमें क्यों देखने को मिलती है? ये तो चलो एक टेम्परेरी सी बात थी। ठीक है, ये पीरियोडिसिटी हमें देखने को मिलती क्यों है? तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी जो होता है वो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा है द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू सम
same outermost cell electronic configuration coming at regular interval। आप लोग देखोगे ठीक है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद ठीक है दोबारा से सेम टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने लगता है, सेम टाइप का आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होने लगता है। सेम टाइप का आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। और जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज या बाकी चीजें जो होती है, खासतौर पे एलिमेंट्स की जो नेचर होती है, वो एलिमेंट की जो नेचर होती है वो एक्चुअली आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो होता है ठीक है, आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो होता है उससे डिटरमाइन होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कंडेंस फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखते थे ठीक है, क्योंकि नोबल गैस के बाद का जो आउटरमोस्ट सेल बचता था उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे उसके नंबर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज मैच करती थी आपस में ठीक है, वो नंबर जो है वो ज्यादा मैटर करते थे ठीक है। ये बताओ एक तो होता है आपके पास आउटरमोस्ट सेल ठीक है, एक होता है पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल किसको बोलते हो? जो आउटरमोस्ट सेल के जस्ट बाद में होता है ठीक है, जो बिल्कुल आउटरमोस्ट है वो आपके लिए आउटरमोस्ट सेल हो गया ठीक है। पेनल्टीमेट का मतलब होता है जो उससे जस्ट एक अंदर होगा। इसमें ये 3 टाइप के वर्ड आपके सामने कभी कभी आएंगे ठीक है। आउटरमोस्ट तो आप लोग समझ ही रहे हो ठीक है कि आउटरमोस्ट सेल हम किसे बोलते हैं ठीक है, तो आउटरमोस्ट सेल तो कॉमन वर्ड है। उसके बाद एक कौन सा वर्ड आएगा आपके पास, पेनल्टीमेट सेल वर्ड आएगा ठीक है। स्पेलिंग वेलिंग आप लोग बता दो यार, क्या होगी बोलना, कोई बोलेगा स्पेलिंग पेनल्टीमेट वगैरह, मुझे नहीं समझ में आ रही। गधे कोई नहीं बोलेगा, गजब है। सर पेन और अल्टीमेट। चुप, ये सुनो यस सर, PUN अल्टीमेट। सर PEN PN आगे ULTIMATE U LTI LTI, हाँ ठीक है, पेनल्टीमेट ठीक है। और एक और आता है ANT ठीक है, और आगे यही सब वर्ड आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, अंग्रेजी में मैं गंवार आदमी हूँ ठीक है, तो वो आप लोग उतनी बात का ध्यान रखोगे। आउटरमोस्ट सेल, पेनल्टीमेट सेल, एंड पेनल्टीमेट सेल। इस एंड पेनल्टीमेट का क्या मतलब है, जो पेनल्टीमेट ठीक है। जैसे आप थर्ड सेल को आपने आउटरमोस्ट बोला ठीक है, तो थर्ड सेल के बाद 2 जो होगी वो पेनल्टीमेट हो जाएगी और फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगी, ऑन पेनल्टीमेट सेल हो जाएगी ठीक है, जो उसके भी एक अंदर की सेल होगी ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड आप लोग जो है यूज करते हो ठीक है, आउटरमोस्ट सेल, पेनल्टीमेट सेल, एंड पेनल्टीमेट सेल ठीक है। तो ये थर्ड जो है वो आपके लिए आउटरमोस्ट सेल है, जो 2 है वो पेनल्टीमेट सेल है और फर्स्ट जो है वो ऑन पेनल्टीमेट सेल है ठीक है। तो बात सीधी सी है, यहाँ अपने आउटरमोस्ट सेल की बात करें तो आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने लगता है, एक पीरियोडिक एक रेगुलर इंटरवल के बाद दोबारा रिपीट होने लगता है। और वो जो आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होता है उसी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो वापस रिपीट होने लगती है और इसी वजह से पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक नेचर आती है उसमें ठीक है। अच्छा, जनरली ये कब होता है, ये होता है दो इलेक्ट्रॉन के बाद या फिर 8 इलेक्ट्रॉन के बाद। आपको पता है ना, एक फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं, फिर 8 आते हैं, अगले में फिर 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 32 आते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज का वेरिएशन दोबारा से रिपीट होता है वो पहले 2 के बाद होगा, फिर 8 के बाद होगा, फिर 8 के बाद होगा, फिर 18, 18, 32 के बाद। तो शुरुआत में तो जब इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था तो इनको हम एक मैजिक नंबर का नाम दिया गया था ठीक है। इन नंबर को आप लोग कौन से नंबर के नाम से जानते हो, मैजिक नंबर के बाद नंबर से जानते हो। मैजिक नंबर क्यों बोला गया था इनको, क्योंकि इन इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद दोबारा से प्रॉपर्टीज क्या होने लगती थी, रिपीट होने लगती थी ठीक है। तो इतने एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आने के बाद दोबारा से प्रॉपर्टीज रिपीट होती थी, इसलिए इसको मैजिक नंबर का नाम दिया गया था। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी पीरियड में ठीक है, तो यही एक टाइप से मैजिक नंबर बन गया था। अब बताओ मेनली जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है वो कौन कौन सी है, उसमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है आगे चल के इस चैप्टर में, मेटेलिक कैरेक्टर का वेरिएशन पढ़ना है अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई पढ़नी है, आयनिक रेडियाई पढ़नी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़नी है ठीक है। ये मेनली तो आपको ये 4 मेन है ठीक है, 4 क्या, ये आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक आयनिक रेडियाई आप एक साथ रख सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सब आपको
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म में बहुत अच्छे से पढ़ने हैं ये चारों तो, ठीक है। और बाकी पढ़ना तो ये सारे ही हैं। केमिकल रिएक्टिविटी, एक्चुअली जो केमिकल रिएक्टिविटी अभी मैं बात कर रहा था, ठीक है, कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है और उसके करस्पॉन्डिंग हम एक टर्म डिफाइन करेंगे वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी या केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो भी एक पीरियोडिक ट्रेंड शो करती है। एक आता है सील्डिंग इफेक्ट। हालांकि हम लोगों की जो शुरुआत अभी मैं करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली मैं सील्डिंग इफेक्ट से करूंगा, ठीक है, कि सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और सील्डिंग इफेक्ट का रोल क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह डिटरमाइन करेंगे तो, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट कर रहा हूँ कौन सा फैक्टर, सील्डिंग इफेक्ट। एक बात बताओ, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर मान लो सोडियम ही है ये, ठीक है, तो सोडियम का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे अगर मैं 11 प्रोटॉन मान, ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस में तो 11 प्रोटॉन होंगे ही होंगे, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, इसमें 3 सेल होती हैं, ठीक है, अगर मैं एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, 11 को अगर रिप्रेजेंट करूं तो 2 8, 1 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और आउटर मोस्ट में 1, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन मिलके खींच रहे हैं? 11। ऑब्वियसली बात है 11 प्रोटॉन 11। खींच रहे हैं, ठीक है। लेकिन 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ठीक है, इन इनर वाले सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इनको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एक बात बताओ, ठीक है, क्या इसके पास इफेक्टिवली 11 प्रोटॉन के बराबर जो इसकी जो नेट फोर्स लग रही है, वो तो दो चीजों का डिफरेंस हो गई ना, ठीक है, जो अट्रैक्शन लग रहा है जो कि कितने प्रोटॉन के चलते लग रहा है? 11 प्रोटॉन के चलते एक अट्रैक्शन लग रहा है, वो तो क्लियर कट है, ठीक है। और माइनस कुछ क्या लग रहा है यहाँ पे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चलते। ये रिपल्सन लग रहा है, रिपल्सन लिख रहा हूँ, और वो भी किसके चलते? ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं वो उसको क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो एक्चुअली फोर्स लग रही है, एक्चुअल फोर्स तो ये है ना, इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स, तो क्या ये इफेक्टिवली 11 प्रोटॉन के बराबर लग रही है? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं लग रही है ना, ठीक है। ऑब्वियसली बात है 11 से कम के बराबर लग रही है, 11 के बराबर लग रही है, 11 से ज्यादा के बराबर लग रही है? 11 से कम के बराबर। 11 से अच्छे खासे कम। क्यों? 11 के बराबर तो ये वाली फोर्स है, उसमें से ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो नेट फोर्स लग रही है वो नेट फोर्स तो 11 प्रोटॉन के बराबर नहीं है ना, ठीक है। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जरा सुन लो। 2-3 वर्ड है, एक तो सील्डिंग इफेक्ट है, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, दोनों टर्म्स रिलेटेड आपस में, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे इतने ही नेट फोर्स लगे, ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन की, और मैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन गायब कर दूं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं? गायब कर दूं, और बाहर वाले जो अभी इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही थी उतनी फोर्स लगे, तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की जरूरत जो पड़ेगी वो 11 प्रोटॉन के बराबर पड़ेगी, कम पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ जो अभी इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्स लगे। कम लगेंगे। कम लगेंगे ना, ठीक है। तो उस केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो ऑब्वियसली बात है लेस देन होगा किससे? 11 प्रोटॉन से, ठीक है। तो 11 प्रोटॉन से जो फोर्स लग रही है उससे उसके मुकाबले मुझे यहाँ कम प्रोटॉन चाहिए। तो जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन मुझे चाहिए उस नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक्चुअली एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है, ठीक है। दो टर्म्स आप यूज करते हो, कौन सी दो टर्म यूज करते हो? एक तो आप जेड वर्ड यूज करते हो, जेड तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बोल दो चाहे एटॉमिक नंबर बोल दो, ठीक है। और एक आप कौन सा वर्ड यूज करते हो? ये तो एटॉमिक नंबर हो ही गया आपके पास। एक क्या यूज करते हो आप? जेड स्टार यूज करते हो। जेड स्टार क्या होता है आपके पास? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू होगी वो जेड से क्या होगी? रख दो, कम होगी, ठीक है। क्यों कम होगी? क्योंकि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे एक तरीके से अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो एक टाइप से ये कह सकते हो ना कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, आप ये कह सकते हो ना कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है,
इस न्यूक्लियस के अगेंस्ट सील्ड कर रहे हैं, सील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरीके से सील्ड बन के खड़े हो गए हैं, वरना तो उस पर और ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा होता, लेकिन ये उस अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो हम तो यही बोलेंगे ना कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रोक रखा। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट, ठीक है, ये सॉरी एटॉमिक फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट, न्यूक्लियस के थ्रू जो फोर्स लग रही है उस फोर्स के अगेंस्ट किसका काम कर रहे हैं, सील्डिंग का, सील्ड का काम कर रहे हैं, सील्डिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देखो यहाँ 2-3 टर्म जो मैंने बताई, यहाँ जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके सामने नजर आ रहा होगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, जेड स्टार से। ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला उसको सुन लो, यही सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। इन ए पॉली इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा, the internal electron repels the electron of the outermost orbit. outermost orbit या जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। this results in decrease in nuclear attraction on the electron of the outermost orbit. तो इस वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन लग रहा था, नेट अट्रैक्शन जो लगेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, उस रिपल्सन फैक्टर के चलते। therefore only a part of nuclear charge is effective on the electron of the outermost orbit. तो आप ये नहीं कह सकते कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे एग्जैक्टली 11 प्रोटॉन के बराबर फोर्स लग रही है, बल्कि उसके एक पार्ट के बराबर फोर्स लग रही है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा और कुछ पार्ट बचेगा। तो आप यही ना बोलोगे कि कुछ पार्ट के बराबर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। ठीक है, तो therefore only a part of nuclear charge is effective on the electron of the outermost orbit. Thus the inner electron protect or shield the nucleus and thereby decrease the effect of nuclear charge towards the electron of the outermost orbit. तो आप बोल सकते हो कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सील्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को सील्ड करते हैं न्यूक्लियस फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, आगे सुनो। Thus the part of nuclear charge work against outermost electron. तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट जो पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज वर्क करेगा, उस नंबर को आप कौन सा नंबर बोलते हो, उस चीज को आप क्या बोलते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हो। ठीक है, जैसे इस बात को सोचो, यहाँ पे कितने प्रोटॉन के बराबर फोर्स लग रही थी, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कितने के बराबर थी, सर 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन के बराबर अट्रैक्शन फोर्स थी। ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ रिपल्सन लग रहा है। ठीक है, तो अब ये जो रिपल्सन फैक्टर यहाँ लग रहा है, इस रिपल्सन फैक्टर के चलते मैं कह सकता हूँ ना कि जो नेट फोर्स लग रही है वो मान लो, ऐसे ही एज्यूम कर ले रहा हूँ कि नेट फोर्स मान लो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर लग रही है, 2 के बराबर या 3 के बराबर, या वो 2.5 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये जो भी नंबर आएगा जितने के बराबर उस पर इफेक्टिवली फोर्स लग रही है, जितने प्रोटॉन के बराबर, इस नंबर को आप कौन सा नंबर बोलोगे, बोलो भाइयों। फिर जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, जेड स्टार, इस नंबर को बोलोगे आप, जेड स्टार, आप इस नंबर को बोलोगे। कौन से नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जितने प्रोटॉन के बराबर उस पर नेट फोर्स लग रही है, जितने प्रोटॉन के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन के इक्विवेलेंट उस पर नेट फोर्स लग रही है, उस नंबर को आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलोगे। और क्या ये नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, यस सर, ये तो हो ही सकता है ना, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि कितना पार्ट जो है, ठीक है, वो जा रहा है, काम कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि कुछ पार्ट कट हो रहा है, कुछ बच जा रहा है। तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि जेड स्टार एग्जैक्टली जो चलेगा वो इंटीग्रल नंबर में चलेगा, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इफेक्टिवली फोर्स लग रही है वो हो सकता है, अगर हम लोग डिटरमाइन करने पे आए तो हो सकता है वो 2.5 प्रोटॉन के बराबर नेट फोर्स लगा रहा हो, या हो सकता है 3.1 प्रोटॉन के बराबर नेट फोर्स लगा रहा हो। ठीक है, तो जेड स्टार की अगर मैं बात करूं आपके सामने, ठीक है, तो जेड स्टार एक तरीके से कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, जितने प्रोटॉन के इक्विवेलेंट। ये कौन से फोर्स की बात हो रही है, हमने कौन सी फोर्स की बात की है, सर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, ये कौन से फोर्स की बात की है, नेट फोर्स की, जो हमने डिफेंस लेके जो नेट फोर्स लिखा है। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन के इक्विवेलेंट नेट फोर्स
लग रही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, उसको जेड स्टार बोल लेंगे। ठीक है, तो मैं अपने, क्योंकि मेरी आदत है वो हिंदी में भी कुछ कुछ लिखवाने की, बोल समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स लग रही है वो कितने इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के इक्विवेलेंट लग रही है, उस नेट फोर्स की वैल्यू के इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन की जरूरत पड़ रही है आपको, उस नंबर को आप कौन सा नंबर बोलोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलोगे। और ये वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है रगदो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, उसके बाद कुछ लोग यहाँ बीच में, कौन बोल रहा है? अजय राजभर जो भी है, प्रोटॉन कैसे आएगा? अब ये क्वेश्चन मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आया कि ये प्रोटॉन कैसे आएगा, मुझे नहीं समझ में आया, सॉरी। क्वेश्चन को सही से लिखो या बोल के पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। हाँ भाई, अब एक बात बताओ, जो ये जेड स्टार निकालना होगा अपने को, ठीक है, तो ये जेड स्टार कैसे निकल कर आएगा? जेड स्टार अगर मुझे निकालना पड़े तो कैसे निकलेगा? जेड स्टार की वैल्यू निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला, एक रिलेशन यूज करते हो। जेड स्टार जो होता है वो होता है आपके पास, जेड स्टार जो होता है वो जेड माइनस सिग्मा होता है। एक्चुअली आप जो काम करोगे, ठीक है, जेड स्टार आप बाद में निकालोगे, पहले आप एक काम करोगे, पहले आप एक सिग्मा निकालोगे। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे लिखा, इसको एस लिख दिया, ये एक्चुअली सिग्मा है। ठीक है, ये जो एस है ये एक्चुअली क्या है? सिग्मा है, इसका साइन चेंज हो गया। इसको सील्डिंग कांस्टेंट बोला जाता है। आपने अभी क्या बोला कि अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? सील्ड का काम कर रहे हैं। सील्ड का काम कर रहे हैं, सील्ड का काम कर रहे हैं, तो यानी वो कुछ प्रोटॉन के इक्विवेलेंट में फोर्स को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो पहले आपको वो देखना होगा कि अंदर के इलेक्ट्रॉन कितना इफेक्टिवली, कितने प्रोटॉन के इक्विवेलेंट में फोर्स को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो पहले आपको क्या निकालना होगा कि अंदर के इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग कितनी हो रही है, कि अंदर के इलेक्ट्रॉन कितना सील्ड कर रहे हैं। और इस सील्ड को आप किस नाम से जानते हो? इस सिग्मा को आप किस नाम से जानते हो? Shielding constant. इसको आप सील्डिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हो। जेड तो आपको पता ही है, न्यूक्लियर चार्ज, जो कि एटॉमिक नंबर हो गया उसका। ठीक है, और बदले में जो बचेगा उस नंबर को आप क्या बोलोगे? जेड स्टार बोलोगे। तो अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो आप क्या करोगे? किसी इलेक्ट्रॉन पे अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो पहले आप सिग्मा डिटरमाइन करोगे, सील्डिंग कांस्टेंट डिटरमाइन करोगे, और सील्डिंग कांस्टेंट डिटरमाइन करने के बाद आप उस वैल्यू को जेड में से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो सील्डिंग कांस्टेंट डिटरमाइन करोगे पहले, उसके बाद आप उसको जेड वाली वैल्यू में से माइनस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? जेड स्टार वाली वैल्यू आ जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे समझो कि 11 प्रोटॉन है आपके पास। ठीक है, और वो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगा रहे थे, ठीक है, मान लो वो रिपल्सन लगाए उन्होंने, वैसे आप लोग निकालोगे भी, मैं इसलिए वही नंबर यूज कर ले रहा हूँ। मान लो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने कितने प्रोटॉन के इक्विवेलेंट रिपल्सन लगा दिया? मान लो 8.8 प्रोटॉन के बराबर मान लो रिपल्सन लगा दिया। तो अगर 8.8 प्रोटॉन के बराबर रिपल्सन लगाएगा तो ये तो वो फोर्स है ना जो सील्डिंग में चली गई। ठीक है, 8.8 प्रोटॉन के बराबर तो वो सील्ड कर रहा है। तो इसका मतलब बाहर वाले प्रोटॉन पे इफेक्टिवली ये रिपल्सन था। इफेक्टिवली कितना न्यूक्लियर प्रोटॉन के बराबर फोर्स लग रही है? 1.2. 2.2 प्रोटॉन के बराबर इफेक्टिवली फोर्स लग रही है। नेट अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन 11 प्रोटॉन के बराबर, नेट जो एक्चुअल अट्रैक्शन था, ठीक है, सॉरी एक्चुअल बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन था वो तो 11 प्रोटॉन का था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन था वो इक्विवेलेंट टू 8.8 प्रोटॉन था। तो अगर नेट फोर्स बात करें तो कितनी फोर्स के बराबर अट्रैक्शन लग रहा है उसके ऊपर? 2.2 प्रोटॉन के बराबर नेट अट्रैक्शन लग रहा है। तो इसका मतलब आपके पास जो ये जेड स्टार बनेगा, ये जेड स्टार कितना बनेगा आपका? कितना बनेगा? 2.2 बनेगा। 2.2 कैसे? वही 11 माइनस 8.8 कर दोगे और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 2.2 आ जाएगी। तो समझ में आया यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है आपको? Yes, sir. और जेड स्टार को निकालोगे कैसे आप लोग? पहले आप लोग सिग्मा
सिग्मा की वैल्यू डिटरमाइन करोगे और सिग्मा की वैल्यू डिटरमाइन कर लेने के बाद आप लोग जेड में से उस वैल्यू जेड में से आप माइनस कर दो। सिग्मा के नाम पे आप एक्चुअली क्या कैलकुलेट कर रहे हो? सर इलेक्ट्रॉन का फोर्स अंदर वाले का। आप ये कैलकुलेट कर रहे होते हो कि कितने प्रोटॉन के इक्विवेलेंट में वो उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, कितना उसको सील्ड कर रहा है। ठीक है, इस चीज को आप इनडायरेक्टली डिटरमाइन कर रहे होते हो सील्डिंग के नाम पर। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, और नेट कितना बचेगा उसको जेड स्टार बोल दोगे आप लोग। अब इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ठीक है, इसका रूल क्या होगा डिटरमाइन करने का? जेड, क्योंकि पहला जेड स्टार आप डायरेक्ट नहीं निकालोगे, पहले आप कौन सा काम करोगे? सिग्मा वाली वैल्यू निकालोगे। तो हाउ टू डिटरमाइन सिग्मा? ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन सिग्मा। सिग्मा कैसे डिटरमाइन करना है, उसके लिए आप लोग क्या करते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है जिस भी एलिमेंट का है, उसको अलग तरीके के ब्रैकेट में बंद करते हो। अलग तरीके के ब्रैकेट में बंद करते हो, जैसे 1s वाले ब्रैकेट को एक साथ रखोगे, एस और पी वालों को एक साथ रखोगे, डी और एफ वालों को एक साथ रखोगे, और हाँ, यहाँ एनर्जी ऑर्डर को नहीं फॉलो करोगे, जो जिस सीक्वेंस में आ रहा है नंबरिंग के हिसाब से, उस नंबरिंग के हिसाब से रखोगे। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से नहीं। इलेक्ट्रॉन भरना आपको उसी ऑर्डर में, लेकिन किस में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको आप नंबरिंग के हिसाब से रिप्रेजेंट कर लोगे। पहला ब्रैकेट केवल 1s के लिए होगा, दूसरा ब्रैकेट 2s 2p के लिए होगा, तीसरा ब्रैकेट 3s और 3p के लिए होगा, नेक्स्ट ब्रैकेट जो है वो 4s 3d 4p। नहीं भूतनी, तो मैंने 4s बोला 4p ना एनर्जी नहीं, एनर्जी ऑर्डर में नहीं लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है? नंबरिंग में। नंबरिंग के ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, नंबरिंग के ऑर्डर में लिखना है, 3s 3p लिखना है। और हाँ, s और p वालों को आप एक साथ लिखते हो। ये कोई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ या मैंने कोई रूल नहीं बताया, ये एक रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसको कौन से नाम से जाना जाता है, यहाँ नाम वो शायद कॉपी पेस्ट के दौरान मेरे से छूट गया, इसको स्लेटर्स रूल के नाम से जाना जाता है। कौन सा रूल? स्लैटर्स रूल। और इसका पहला पॉइंट ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है एलिमेंट्स का, उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आप इस टाइप के ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। 3d के बाद क्या लिखूं बोलो? 4s 4p 4p। अरे भूतनी, अभी क्या बोला? 4d नहीं लिखेंगे। s और p को एक साथ रखना है। ठीक है, 4s रखेंगे 4p रखेंगे, इनको एक साथ रखेंगे। अब 4d क्यों 4d? 4d के साथ कुछ नहीं रहेगा। क्यों? सिर्फ 4d के 4s। साथ 4f नहीं आ जाता है? हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, खाली हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आता तो है ना इलेक्ट्रॉन, f तो आता है ना 4f। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किस ऑर्डर में चीजों को लिखना है? नंबर्स। नंबर के ऑर्डर में लिखना है, और नंबर के ऑर्डर में लिखने के साथ साथ वहां पे s वालों को और p वालों को एक साथ ग्रुपिंग करनी है, और d और f वालों की एक साथ ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, तो अरेंज इन फॉलोइंग ग्रुप, अरेंज इन फॉलोइंग ग्रुप्स, इनकी ग्रुपिंग कर देनी है आप लोगों को। ठीक है, अरेंज इन फॉलोइंग ग्रुप्स, तो आपको पहले इन ग्रुप में अरेंज कर देना है। ठीक है, सिग्मा निकालने के लिए पहला रूल ये होता है। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज और ध्यान दोगे कि आप कौन से इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिग्मा निकाल रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो आप जो सिग्मा निकाल रहे हो, ठीक है, किस इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हो, ध्यान से सुन रहा, किस इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हो, ये नहीं किस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप सिग्मा निकाल रहे हो। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन अगर एस या पी में बिलोंग करता है या डी और एफ में बिलोंग करता है, उसका अलग अलग रूल होता है। ठीक है, एक चीज बता दूं, एनसीईआरटी में स्लेटर्स रूल को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है, और हम भी एक बार क्लास में जस्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि इसका एक जो आउटकम होगा, एक इसका जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को हमें कई बार आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस करना होता है। तो अगर मैं वो रिजल्ट आपको डायरेक्टली दे दूंगा तो आपका मन नहीं मानेगा कि यार सर ने याद करवा दिया, आप उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगे। लेकिन आप इस रूल के अकॉर्डिंग एक बार अपने आप से निकाल लोगे जेड स्टार, तो आपको वो बात थोड़ा अपने आप को एक्सेप्ट करने में थोड़ा आसानी होगी। इसलिए हम इस रूल को, या जितने फैकल्टी लोग हैं वो इस रूल को इसीलिए करवाते हैं। अदरवाइज ये एक टाइप से आईआईटी वाले पीएमटी या नीट कोड पार्ट का है ही नहीं।
ठीक है, फिर भी आप सुन लो, इस लेटर रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में बिलोंग करता है पहले ये चेक करना होता है। जिस इलेक्ट्रॉन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शील्डिंग निकाल रहे हैं, सिग्मा निकाल रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में बिलोंग करता है, या तो वो एस और पी में बिलोंग करेगा, ठीक है, या फिर वो किस में बिलोंग करेगा, डी और एफ में बिलोंग करेगा। तो आप पहले तो ये चेक करोगे कि कौन से ऑर्बिटल को बिलोंग करता है, एस या पी को बिलोंग कर रहा है या डी और एफ को बिलोंग कर रहा है। अगर ये बंद हो जाएगा तो मैं आगे वाला जो है वो जल्दी दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा दोबारा। तो इधर ध्यान दो भाई, इफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो एस और पी को बिलोंग करता है तो आपको क्या करना है, मेरी छोटी सी बात सुन लो, ठीक है। एक पॉइंट तो बहुत क्लियर कट है, चाहे एस पी को बिलोंग करे चाहे डी एफ को बिलोंग करे, मान लो जिस इलेक्ट्रॉन पे मैं सिग्मा निकाल रहा हूँ, मान लो वो इस वाले पार्ट को बिलोंग करता है, इस वाले को जिस पे मैं सिग्मा निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात तो सीधा सीधा है, इस ग्रुप के आगे के जितने भी ग्रुप हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा सिग्मा में, शील्डिंग में, 0 जीरो हो जाएगा, ठीक है। जिस इलेक्ट्रॉन पर आप लोग सिग्मा निकाल रहे हो, आप ये मानते हो, सिलेक्टर्स रूल के अकॉर्डिंग ये अज्यूम कर लिया जाता है कि शील्डिंग में सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन या सेम सेल या सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं शील्डिंग में, सेम ग्रुप के, सेल नहीं बोल रहा हूँ, सेम ग्रुप का बोल रहा हूँ। तो सेम ग्रुप के या सेम अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं शील्डिंग में। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन सीधा सीधा कितना ले लिया जाता है, 0 ले लिया जाता है। तो जो आप ग्रुपिंग करते हो, तो जिस ग्रुप में आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिग्मा निकाल रहे हो, जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के लिए, ये गलत हो गया,